Hello friends, welcome to my channel New Winners. My name is Kishan Chand and on this channel we prepare not just for SSC exams but for all other government exams. Here we do concept based preparation for all subjects, especially for maths, reasoning, GS and English. Now let's move ahead and begin with today's video, which is on the topic of maths conceptual questions you can't miss for SSC CGL mains. तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच डायगोनल बी डी इज इक्वल्स टू 70 सेंटीमीटर. AL is perpendicular to BD and CM is perpendicular to BD such that AL is equals to 17 centimeter and CM is equals to 21 centimeter. Calculate the area of the quadrilateral ABCD. तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है. उसके लिए हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता है. जब हमें दो परपेंडिकुलर दिए हों सेम बेस पे यानी कि डायगोनल पे, सेम डायगोनल पे, तो हम डायगोनल को बेस मानकर और परपेंडिकुलर को हाइट मानकर दो डिफरेंट ट्रायंगल्स के एरिया निकाल कर उन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाता है. सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ते ही हमें ये वाला फिगर बना लेना चाहिए. area of quadrilateral ABCD is equals to area of triangle ABD plus area of triangle CBD. अब area of triangle ABD निकालते हैं. पहले हमारे पास वही बेसिक फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाफ इंटू में 70 सेंटीमीटर हमें डायगोनल की लेंथ दे रखी है और AL जो हमें परपेंडिकुलर शो हो रहा है ट्रायंगल AB और D पर, वो पुट कर देंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूला में. तो हमें 595 सिंगल यानी कि फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा. ऐसे ही अब हम दूसरे ट्रायंगल CBD का एरिया निकालेंगे. हाफ इंटू में 70 इंटू में 21, क्योंकि यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है CM वो 21 सेंटीमीटर का है. तो अब जो एरिया निकलेगा वो निकलेगा 735. अब हमारे पास दोनों ट्रायंगल के एरिया हैं. अब हमें इन दोनों को ऐड करना है और हमारा आंसर आ जाएगा 1330 सेंटीमीटर स्क्वायर. फ्रेंड्स, ये तो था नॉर्मल तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का. अगर मैं एग्ज़ाम सेंटर में बैठा होता और मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता तो मैं आपके सामने इस तरीके से सॉल्व करता. डायरेक्टली हाफ इंटू 70 इंटू 17 प्लस हाफ इंटू 70 इंटू 21, बिना कुछ और लिखे सिर्फ इतना लिखता. 35 इंटू 17, इसको सॉल्व करके मेरा आंसर 1330 आ जाता, जो अराउंड 30 to 35 सेकेंड्स में आ जाता. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. A tank when full can be emptied by an outlet pipe A in 5.6 hours, while an inlet pipe B can fill the same empty tank in 7 hours. If pipes A and B are turned on alternatively for 1 hour each, starting with pipe A when the tank is full, how long will it take to empty the tank? क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा. इसमें ये कह रहा है कि एक टैंक है और उसमें दो अलग अलग पाइप लगे हुए हैं. एक पाइप पानी निकालने के लिए और एक पाइप पानी भरने के लिए है. ठीक है, निकालने वाला जो पाइप है वो 5.6 आवर्स में पूरे टैंक को खाली कर देता है, और जो पाइप बी है जिससे पानी भरा जाता है टैंक में, वो 7 आवर्स लेता है उस टैंक को कंप्लीटली भरने में. अब हमें ये बताना है कि अगर पाइप ए और पाइप बी को एक एक करके एक एक घंटे के लिए चलाया जाता है तो भरा हुआ टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा. अब इसका आंसर देखते हैं. देखो, टैंक फुल, हमें सबसे पहले क्या क्या दे रखा है हमें वो देखना है. टैंक फुल कैन बी एम्प्टीड बाय पाइप ए इन 5.6 आवर्स. टैंक एम्प्टी कैन बी फिल्ड बाय पाइप बी इन 7 आवर्स. पाइप ए एंड बी ऑपरेट ऑल्टरनेटिवली फॉर 1 hour each starting with A. Now the question is how long will it take to empty the tank? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, ए और बी के ना रेट्स निकालने हैं. सिमिलर इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको एफिशिएंसी निकालनी होती है. अब यहाँ पे एफिशिएंसी हमें ये ध्यान रखना है, ये जो रेट है या एफिशिएंसी है वो एक की नेगेटिव होगी और एक की पॉजिटिव. नेगेटिव होगी उसकी जो खाली कर रहा है और पॉजिटिव होगी उसकी जो उसे भर रहा है. मान लेते हैं कि जो कैपेसिटी है टैंक की वो 56 यूनिट है. अब आप कहोगे कि ये 56 यूनिट क्यों लिया, हम कुछ और भी ले सकते थे. तो ऐसा है, हमें ना दोनों को देखना है. पाइप ए और पाइप बी ने कितना कितना टाइम लिया, 5.6 आवर्स और 7 आवर्स दोनों ने टाइम लिया. एक को खाली करने में एक को भरने में लगा इतना टाइम.
तो अब हमें क्या करना है, इनका कॉमन एक एलसीएम लेना है, ताकि अगर हम उस एलसीएम को अगर इनकी जो भी ख़त्म करने की या भरने की जो कैपेसिटी है यानी कि एफिशिएंसी है उससे डिवाइड करेंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि पर आवर इनकी भरने की या खाली करने की क्या एफिशिएंसी है या क्या स्पीड है। नाउ एफिशिएंसी ऑफ ए इन आवर्स 56 डिवाइडेड बाय 5.6 यानी कि 10 लीटर्स पर आवर। इसका मतलब ये हुआ कि पाइप ए जो है वो हर घंटे 10 लीटर पानी निकालता है। नाउ एफिशिएंसी ऑफ बी 56 डिवाइडेड बाय 7। इसका मतलब ये हुआ कि 8 लीटर्स हर घंटे वो पानी भरता है पाइप बी, और निकालने वाला कितने देर में निकालता है, मतलब कितने लीटर पर आवर में निकालता है, 1 घंटे में 10 लीटर निकालता है। ठीक है, अब अगर दोनों पाइप को एक एक घंटे चलाया जाता है और स्टार्ट करते हैं पाइप ए से यानी कि जो खाली कर रहा है, तब हमें यह देखना होगा कि इन दोनों को टोटल फर्स्ट आवर में 10 लीटर खाली हो गया और सेकेंड आवर में जो भरने वाला पाइप है उससे 8 लीटर पानी भर गया, यानी कि 2 घंटे में टोटल 2 लीटर पानी खत्म हुआ है। अब यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखना है, वो ये कि दोनों टैंक दोनों पाइप मिला के 2 घंटे में -2 लीटर यानी कि 2 लीटर पानी खत्म कर रहे हैं 2 घंटे में। ठीक है, तो हमें ये तब तक करना है जब तक पूरा 56 लीटर का जो टैंक है वो खाली ना हो जाए। बट उसके लिए एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि हमें पाइप ए के लिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि वो लास्ट में अगर आता है तो वो अपने घंटे में 10 लीटर पानी खत्म करेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम दोनों को अगर एक साथ लेके चलते हैं 2 घंटे में 2 लीटर पानी, यानी कि टोटल 56 में से हम 10 लीटर माइनस कर दें, जो कि हम पाइप ए के लिए अभी हटा के चल रहे हैं, अभी हमें पता नहीं है बट हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर 10 लीटर हटा दे तो 46 लीटर बचा पानी। ठीक है, तो 46 लीटर पानी को अगर अल्टरनेटिवली एक एक करके पाइप ए और पाइप बी को खोला जाए तो 46 आवर्स लगेंगे 46 लीटर पानी को ख़त्म होने में, है ना। अब हमारे पास नेक्स्ट आवर में पाइप ए का नंबर है जो अगले 10 लीटर पानी को अपने 1 घंटे में ख़त्म कर देगा, यानी कि पाइप बी का नंबर नहीं आएगा। तो 47 आवर में टोटल 47 आवर में पूरा टैंक खाली हो जाएगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पे इस टाइप का ही क्वेश्चन बनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ़ ए रेशियो बी इज इक्वल्स टू 2:3 एंड बी रेशियो सी इज इक्वल टू 5:7 देन फाइंड द रेशियो सी ए। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे आप इस तरीके से कर सकते हैं। ए बी सी आप लिख लो, ए और बी का जो रेशियो दे रखा है वो लिखो, बी और सी का जो रेशियो वो लिखो नीचे। बी की वैल्यू हमें सेम लानी है, बस ये इसमें एक कैच है, मतलब ये की पॉइंट है कि बी की वैल्यू हमें सेम लानी है। तो कैसे करेंगे हम, 5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल बी की वैल्यू दोनों ही केस में 15 आ जाएगी, है ना। हमें वही करना है, ऊपर 2 और 3 को जो है 5 से मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे 5 और 7 जो है उनको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 10⁻15⁻21, है ना। अब हमें सी और ए का रेशियो पूछा है, तो 21:10 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in a circle centered at O, a diameter AB is extended to a point C outside the circle. CD is a tangent at point D on the circle. If CD is equals to 7√3 centimeter and angle DBC is equals to 120 degree, then the length of the diameter of the circle is equal to। इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको ना डायग्राम बनाते जाना है। ठीक है, जैसे हमें क्या क्या दे रखा है, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और उस पे ए बी एक डायमीटर है ना, यानी कि ए ओ और ओ बी दोनों रेडियस हैं। अब ए और बी का जो डायमीटर है इसे एक्सटेंड किया जाता है पॉइंट सी पे। ठीक है, बी के थ्रू, मतलब ए बी सी ये एक सेम स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे। अब इस पॉइंट सी से सी डी एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है सर्कल पे। ठीक है, और वो सर्कल पे किस पॉइंट पे टच कर रहा है, पॉइंट डी पे। इस तरीके से टच कर रहा है कि जो सी डी की लेंथ है वो 7√3 है सेंटीमीटर है, और एंगल डी बी सी जो है वो 120 डिग्री है। और अब हमसे जो पूछा गया है वो डायमीटर पूछा गया है, लेंथ ऑफ डायमीटर यानी कि लेंथ ऑफ ए बी। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। जैसे हमने ये डायग्राम बनाया, ए बी सी, सी डी एक टेंजेंट है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि हमें क्या क्या दे रखा है और हम क्या क्या सिर्फ देख के ही इस फिगर से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। हमें एंगल डी बी सी दे रखा है 120 डिग्री और सी डी की लेंथ दे रखी है 7√3।
अब इसे देख के हमें क्या समझ में आ रहा है कि एंगल ओ डी सी 90 डिग्री है। क्यों है 90 डिग्री? क्योंकि वो टेंजेंट है सर्कल पे, और कोई भी जो टेंजेंट होता है वो सेंटर से हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सेकंड, और क्या समझ में आ रहा है हमें इस फिगर को देखते ही? ओ बी ओ डी के बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? रेडियस है, सर्कल की रेडियस है। तो ओ बी ओ डी ओ ए तीनों क्या है? रेडियस है। और क्या पता चल रहा है? एंगल ओ डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी डी है। क्यों बराबर? क्यों है ये? क्योंकि ये दोनों सेम लेंथ से, अच्छा आपने ट्रायंगल में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, थ्योरम पढ़ी होगी, जिसमें ये कहता है कि अगर ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हैं तो उन दोनों साइड्स के आमने सामने वाले जो एंगल हैं वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो सेम प्रॉपर्टी से हम यहाँ पे क्या निकालेंगे कि एंगल ओ डी बी एंगल ओ बी डी के बराबर है। इससे हमें ये पता चलता है कि एंगल ओ डी बी एंगल ओ बी डी के बराबर है और वो 60 डिग्री है। अब 60 डिग्री क्यों है? क्योंकि एंगल डी बी सी हमें दे रखा है और एंगल डी बी ओ हमें निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? दोनों ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो ये दोनों कितना बना रहे हैं? एंगल 180 डिग्री बना रहे हैं। स्ट्रेट लाइन पे एंगल है, तो एक 120 है, तो सेकंड वाला 60 डिग्री हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और अगर डी बी ओ 60 सेंटीमीटर है तो हमारा ओ बी डी यानी कि ओ डी बी ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों एंगल भी 60-60 हो जाएंगे, है ना। अगर दो एंगल 60 डिग्री है तो हमारा जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ओ बी डी वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये फिगर देखते ही ये सब चीज़ें कैलकुलेट करनी है ना, कि ये इतना है, ये इतना है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये दोनों रेडियस इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल इक्वल है और तो तीसरा वाला एंगल हम इजीली निकाल सकते हैं, तीनों 60 है मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, अब अगर डी ओ सी हमें 60 डिग्री पता है, ओ डी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हमें पता है, ओ सी डी निकालना हमारे लिए इजी है, 180 में से इन दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे, तो एंगल ओ सी डी हमें हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री का। ठीक है, अब आगे देखना है हमें लेंथ ऑफ ओ डी, हमें लेंथ ऑफ ओ डी बतानी है, तो उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी इसमें अप्लाई करेंगे। उसके tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर क्या है? रेडियस, और बेस क्या है? डी सी। डी सी की लेंथ हमें दे रखी है 7√3 और tan 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता होती है 1/√3। अब 1/√3 इज इक्वल्स टू आर अपॉन में 7√3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो रेडियस की लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है, लेकिन हमसे पूछा है डायमीटर। ये ध्यान रखना, ऑप्शन में ना आपको 7 भी गिवन होगा, तो आप जल्दी जल्दी में 7 मार्क करके नहीं आना है। ठीक है, आपको फिर उसको रेडियस का डबल कर देंगे 14, तो वो हमारे डायमीटर की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ x is equals to 4 plus root 6 and y is equals to 4 minus root 6 then the value of x square plus y square। अच्छा ये ना बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके लिए हमें क्या करना है? हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। ये वही फॉर्मूला है, बस इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है। जो 2xy प्लस में यहाँ पे होता था हमने इक्वल के उस साइड लेके चले गए, जो अब माइनस का 2xy बन गया है ना। अब इससे हमें क्या करना है? सबसे पहले x प्लस वाई निकालना है, तो हमें x की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, y की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, हमें x प्लस वाई निकालना है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, जिससे वैल्यू क्या निकल के आएगी? 8। ठीक है, रूट प्लस रूट 6 और माइनस रूट 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 + 4 8। अब हमें ऐसे ही एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, x इंटू वाई की, तो ये क्या करेंगे? हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कुछ वही फॉर्मूला बन गया आपका, a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो a स्क्वायर कितना हो गया? 16, बी स्क्वायर कितना हो गया? √6 इंटू √6 इज इक्वल टू 6, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 6 इज इक्वल टू 10, तो एक्स वाई की जो वैल्यू हम ढूंढ रहे थे वो निकल के आई है हमारे पास 10। अब इन दोनों वैल्यू को हम जो ऊपर वाली आइडेंटिटी है, इनकी फॉर्मूला है, उसमें पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 10, ए बी की वैल्यू हमारी 10 थी, मतलब एक्स वाई की वैल्यू 10 थी, इसलिए 2 इंटू एक्स वाई माइनस का लगा दिया। अब यहाँ निकलेगा 8 का स्क्वायर और 64 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 44। ठीक है, ये आंसर है। ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है, इसमें आपका मैक्स टू मैक्स 50 to 20 सेकेंड्स का ही टाइम लगेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम लगाना भी नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 92 इवन नंबर्स इज, अच्छा इसके लिए ना आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होते हैं उसमें ना एवरेज निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट टर्म
प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, अगर इन दोनों की एवरेज निकाल लेंगे तो वो हमारे पूरे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एवरेज होगी। तो हमें सारे इवन नंबर्स को, मतलब फर्स्ट 92 इवन नंबर्स को ऐड करके उनको डिवाइडेड बाय 92 करके ऐसे नहीं करना है, ठीक है, वो बहुत लंबा चल जाएगा, आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो वो नहीं करना है, उन चीज़ों से बचना है। यह सिंपल एवरेज एपी वाला फॉर्मूला लगाएंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जिसमें फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 करना होता है, उससे एवरेज निकल जाएगी। फर्स्ट टर्म यहाँ पे 2 हो जाएगी और लास्ट टर्म आपकी 184 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इवन नंबर पूछ रहा है ना, तो इवन नंबर 92nd इवन नंबर होगा 184, 92 का डबल है ना, तो इन दोनों से 2 + 184 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 93, आंसर सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंप्लीफाई 5z - 7y का होल स्क्वायर प्लस 7z + 5y का होल स्क्वायर माइनस 49z²। इन क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमें इन्हें सिंपल करते जाना है। जो भी हमें स्टेटमेंट दे रखी है, मतलब जो भी वो दे रखी है, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन दे रखा है, उनको डायरेक्ट आप सॉल्व करते जाओ। तो 5z - 7y का होल स्क्वायर क्या बन रहा है, a - b का होल स्क्वायर, है ना। ऐसे ही सेकंड वाले में देखो 7z + 5y का होल स्क्वायर बन रहा है, यानी कि ये a + b का होल स्क्वायर बन रहा है ना। इनके फॉर्मूले हमें पता ही है, उनको हम पुट कर देंगे, एक्सपेंड करते जाएंगे बस, और कुछ नहीं करना है हमें। तो इसको एक्सपेंड करते करते आपका 5z - 7y का होल स्क्वायर को आप करेंगे तो आ जाएगा 25z² + 49y² - 70zy, है ना। सेकंड वाले को जब वो करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो आएगा 7z + 5y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49z² + 25y² + 70zy। तो ये 70zy प्लस माइनस का ऊपर नीचे, ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम आगे चलते हैं। अब इसको जो हमें ऊपर क्वेश्चन दे रखा है उसी में ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, मतलब उसी में हमें सॉल्व करते जाना है, कुछ अलग से नहीं करना है, ठीक है। कैंसिल मिडल टर्म्स, अब हमें मिडल टर्म जो भी है इनकी कैंसिल कर देनी है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा 49z² को माइनस करने के बाद वो आएगा 25z² + 74y² आंसर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच नंबर अमंग दीज 4 इज डिविजिबल बाय 24। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन ना बहुत आते हैं और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें ना आपको कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स याद करने पड़ेंगे। 3 का और 8 का लगेगा इसमें। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट की जो 3 डिजिट है वो इवन हो और वो 8 से डिवाइड हो, ठीक है, डिवाइड हो सके, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और 3 का तो पता ही है आपको, डिजिटल सम अगर 3 से डिवाइड है किसी भी नंबर का तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। इसका तो बहुत ईजी है और बहुत कॉमन भी है। अब हमें वही करना है, इसमें हमें ये देखना है 3 से तो देखो सभी सारे डिवाइड हो रहे हैं, है ना। आपको जल्दी जल्दी देखना है, बहुत टाइम नहीं लगाना है। लेकिन 31128 ऑप्शन डी जो है ये सिर्फ 8 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि इसकी लास्ट की 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड हो रही हैं, इसलिए आंसर है ऑप्शन डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पी एंड क्यू टेक पार्ट इन 400 मीटर रेस। पी रन्स एट 12 km/h। पी की स्पीड दे रखी है हमें, और हमें ये बता दिया पी और क्यू जो है वो 400 मीटर की रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और पी की स्पीड है 12 km/h की। पी गिव्स क्यू अ स्टार्ट ऑफ 20 मीटर। अब देखो पी ने क्या किया कि क्यू को बोला है तू ना 20 मीटर आगे से भागना शुरू कर, ठीक है। अब जब वो 20 मीटर आगे से भाग रहा है तो 400 मीटर की तो रेस रही नहीं उसके लिए तो 20 मीटर कम हो गए ना, तो अब हो गई 380 मीटर की। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स ना हमें क्वेश्चन पढ़ते समय ही अपने दिमाग में बिठा लेनी है। एंड स्टिल बीट्स हिम बाय 13 सेकेंड्स। उसके बाद भी उसने उसे, मतलब पी ने क्यू को 13 सेकेंड से हरा दिया। द स्पीड ऑफ क्यू इज, अब हमें स्पीड ऑफ क्यू निकालनी है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमें जो दे रखा है उसके लिए हम ध्यान रखेंगे। 400 मीटर रेस की लेंथ है, स्पीड ऑफ पी 12 km/h है, क्यू इज गिवन एट स्टार्ट ऑफ 20 मीटर, सो क्यू रन्स 380 मीटर्स। तो क्यू जो है 380 मीटर ही भागेगा। पी स्टिल बीट्स क्यू बाय 13 सेकेंड्स। अब कन्वर्ट करते हैं स्पीड ऑफ पी को मीटर पर सेकेंड में। इसके लिए हमें 5/18 करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसकी स्पीड को। तो हमें पी की स्पीड कितनी मिलती है, 10 मीटर पर सेकेंड पर 3 सेकेंड। इसका ध्यान रखना है कि 3 सेकेंड में वो 10 मीटर की लेंथ कवर कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है। टाइम टेकन बाय पी, अब 400 मीटर रेस को 10/3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर उसे कवर करना है तो कितना टाइम लगेगा।
इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 10/3 और 3 ऊपर चला जाएगा तो 400 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू 120 सेकेंड। अब ऐसे ही हम टाइम टेकन बाय क्यू, क्यू को कितना टाइम लगेगा ये निकालेंगे। अच्छा, इसमें 2 पॉइंट हमें याद रखने हैं क्यू के लिए। एक तो वो 380 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा और ऊपर से जितना पी को टाइम लगा उससे 13 सेकंड एक्स्ट्रा टाइम लेगा, यानी कि 120 मिनट 20 सेकंड की जगह पे 133 सेकंड्स का वो टाइम लेगा और डिस्टेंस कितना रहेगा उसका 380 मीटर का। नेक्स्ट, अब हम आगे देखते हैं, इसमें स्पीड ऑफ क्यू निकालेंगे 380 डिवाइडेड बाई 133। अब यह है स्पीड ऑफ क्यू, हमें वही निकालनी थी, ये हमें पता चल गई, बट इसको हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में ना कहीं भी मीटर पर सेकंड नहीं दे रखा है, तो जब मीटर पर सेकंड नहीं दे रखा तो हम इसे किलोमीटर पर आवर की स्पीड में कन्वर्ट करेंगे, है ना। और उसके लिए क्या करना होगा, हमें 18/5 से मल्टीप्लाई, ठीक है, वो आप इजीली कर लोगे। 6840 डिवाइडेड बाई 665 विच इज इक्वल्स टू 10.28 किलोमीटर पर आवर। तो इसका नियरेस्ट जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा 10.29 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन को मैं करता तो इतना टाइम नहीं लगाता, मैं क्या करता, सिर्फ लिखता P 400 डिवाइड बाई 12 इंटू में 5/18। अब 18 जो है वो ऊपर चला जाएगा तो 12 इंटू 5 को मैं सॉल्व करता फटाफट, तो मुझे 120 सेकंड्स बहुत जल्दी मिल जाता। फिर मुझे पता है कि वो 380 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा और उसको टाइम लगेगा 133 सेकंड का, ठीक है। और हमें ये इसकी स्पीड मिल गई, बट स्पीड हमें किलोमीटर पर सेकंड में चाहिए, तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा 10.29। तो ये शॉर्टकट और फास्टेस्ट तरीका है इसको करने का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 4:3 which will become 6:5 after 4 years. What will be the sum of their ages in years after 22 years from now? इसको करने के भी दो तरीके हैं, पहले देखते हैं हम नॉर्मल तरीका क्या है। लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ द टू फ्रेंड्स बी 4x एंड 3x, यूज द कंडीशन आफ्टर 4 years। अगर 4 साल है, देखो एक की एज हमने मान ली 4x और दूसरे की एज मानी हमने 3x। अगर 4 साल बाद हम देख रहे हैं तो 4x में 4 ऐड हो जाएंगे, है ना। ऐसे ही 3x में भी 4 ऐड हो जाएंगे और उसके बाद जो रेशियो बनेगा, मतलब 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू, हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है 6 डिवाइडेड बाय 5, मतलब 6:5 दे रखा है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी जो है 2। अब x की वैल्यू 2 है तो उससे हम इनके प्रेजेंट एज कैलकुलेट कर सकते हैं। वो क्या है, 4x थी तो वो हो गई 8 ईयर्स फर्स्ट इंसान की, फर्स्ट फ्रेंड की। सेकंड वाले की 3x थी तो वो हो जाएगी 6। और 22 ईयर्स फ्रॉम नाउ की उन दोनों की एज का सम चाहिए, तो 22 तो दोनों की एज में वैसे ही जुड़ जाएगा, तो 44 ईयर तो वैसे ही हो गया, है ना। और 8 और 6 14, ये अलग हो गया, तो 14 और 44 इज इक्वल्स टू 58, तो ये हो गया टोटल सम। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं करता तो मैं इस तरीके से करता, मैं डायरेक्ट 4x प्लस 4 ये डिवाइड बाई 3x प्लस 4 इक्वल टू 6/5 करके x की वैल्यू डायरेक्ट ही पुट करता, ठीक है। इतना हमें लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा गया है, तो इसको कॉपी नहीं करना है, ठीक है। आपको एग्जाम में जितना हो सके उतना कम पेन उठाना है, सारी कैलकुलेशन मतलब जितनी हो सके वो आपको दिमाग में ही करनी है, तभी आपका टाइम बचेगा। और आपको सारे मतलब जो भी सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं ना क्वेश्चन को, वो सब आपको आजमाने हैं, सब यूज़ करने हैं। कई जगह पे आपका डिजिटल सम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो उसमें बहुत टाइम बच जाता है आपका, वो सब देखने हैं, वो सब ध्यान में रखने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 5/13, देखो 5/13 दिखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि एक ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13 का। आपको मतलब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स याद कर लेना, 20 के आसपास इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स हैं वो याद कर लेना, वो बहुत काम आएंगे आपके, बहुत टाइम बचाएंगे। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉज ए माइनस 2tan a डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस 3tan a। साइन ए इज इक्वल्स टू 5/13 सुनते ही मतलब पढ़ते ही आप फिगर बना लेना कि परपेंडिकुलर इसका 5 है, बेस इसका 12 है और हाइपोटेन्यूज इसकी 13 है, ठीक है। और एंगल ए होगा परपेंडिकुलर के सामने वाला, ठीक है, इजी। अब हमें देखते हैं कि क्या क्या पूछ रहा है, तो इसी के थ्रू हम कॉज ए की वैल्यू पुट कर देंगे, टेन ए की वैल्यू पुट कर देंगे, साइन ए की तो हमें गिवन है और टेन ए की जो हम निकालेंगे। इसको करने का तरीका क्या है, देखो इसमें जो वैल्यू पूछी गई है वो डायरेक्टली लिख दो। जैसे साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। कॉज होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज और टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
हमें तीनों की वैल्यू पता है, तीनों की वैल्यू पुट कर दो। 12/13 माइनस 2 टाइम्स 5/12, ये 10a की वैल्यू है ना, तो -2/2 इंटू में 5/12 डिवाइड करना है हमें साइन ए 5/13 जो ऑलरेडी गिवन है प्लस 3 इंटू 5/12 यानी कि 10a। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 14 डिवाइडेड बाय 255। ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपका 40 to 45 सेकेंड्स का है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ मैन सेल्स अ मोबाइल फोन फॉर 680 एंड लॉसेस समथिंग। इफ ही had sold it for rupees 1070, his gain would have been double the former loss. The cost price in rupees of the mobile phone is, अब हमें इसका मोबाइल फ़ोन का प्राइस बताना है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपका सॉल्व करने का ये तरीका है। तो पहले तो जो भी लॉस हुआ है उसका वो मान लेते हैं हम कि जिस प्राइस पे उसने उसे बनाया होगा, ठीक है, वो एक्स है, लेकिन जो बेचा है वो उससे कम है और वो उसका लॉस है ना। मतलब 680 कम प्राइस है, सेलिंग प्राइस जो है वो कम है, और इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो इसीलिए इसको लॉस हुआ है। अगर गेन होता तो ये बोल रहा है वो 2 टाइम्स होता है ना, तो वो क्या करना है हमें 1070 मतलब 1070 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, हम कर देंगे इसका जो डिफरेंस है ये 2 टाइम्स है x माइनस 680 के डिफरेंस का। तो इसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो 1070 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स x माइनस 680। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 810। बट इस क्वेश्चन को एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना, आपको सीधा ना ऑप्शन उठाना है। 800 से देखो इससे कम वाली वैल्यू और ज़्यादा वाली वैल्यू एक दूसरे की डबल है। ऐसे ही अगर 800 नहीं हो रहा तो 810 देखो, ये बहुत जल्दी हो जाएगा आपका। तो 810 जैसे मैंने किया, मुझे मुश्किल से 15 या 15-16 सेकेंड लगे इसे करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 56 सेंटीमीटर। अच्छा ध्यान देना, यहाँ पे डायमीटर दिया है, रेडियस नहीं दी, डायमीटर दिया है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 28 सेंटीमीटर। एंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम। अब हमें इसका वॉल्यूम बताना है। देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका अगर फॉर्मूला जिसको याद होगा वो सॉल्व कर लेगा। तो सबसे पहले हमें जो दे रखा है वो है डायमीटर ऑफ बेस 56 सेंटीमीटर, रेडियस हो गया 28 सेंटीमीटर। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। एल मतलब होता है स्लैंट हाइट, ठीक है। तो अब हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, पाई आर एल की इन्होंने वैल्यू दे रखी है 3080। अब इसको वैल्यू को पुट कर देंगे हम पाई आर एल में। पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, आर हमें गिवन है 28 सेंटीमीटर का, इनटू में एल 3080। इससे जो हमें एल की वैल्यू पता चलेगी वो निकल के आएगी 35 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें आपको एक और चीज़ समझनी है, जो स्लैंट हाइट होती है ना किसी भी कोन की, वो उस कोन की हाइट और बेस की रेडियस से एक 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। यानी कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करते हैं। तो इसलिए जो स्लैंट हाइट होती है वो हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। मतलब इन दोनों को ऐड करने पे वो स्लैंट हाइट मिल जाती है। यानी कि आप ऐसे समझो, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर। इसी पाइथागोरस थ्योरम से हम एल की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, ठीक है। 35 सेंटीमीटर हमें पता है, आर की वैल्यू हमें पता है, तो हम एच की वैल्यू निकाल लेंगे 21। अब हमें निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर दो जो हमें ऑलरेडी सब पता चल चुकी है, हमने निकाल लिया है। तो हमारा जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 2464। ये स्टैट का क्वेश्चन है। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, क्लास इंटरवल 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें 9, 16, 24, 15, 4। हमें टोटल फ्रीक्वेंसी सबसे पहले कैलकुलेट करनी है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी यानी कि n की वैल्यू हो जाएगी 68। बट हमें फॉर्मूले में जो मीडियन होता है उसका फॉर्मूले में हमें ज़रूरत पड़ेगी n/2 की, तो वो हो जाएगा 34, ठीक है। मीडियन इज इक्वल्स टू, मीडियन का ये फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा। मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एफ मतलब फ्रीक्वेंसी का होल मल्टीप्लाई बाय एच। ऐसे क्वेश्चन में ना हमें सबसे पहले जो मीडियन क्लास होती है, ठीक है, क्लास इंटरवल में एक मीडियन क्लास बनेगी, तो हमें वो निकालनी है। वो निकालने का तरीका क्या होता है
कि जब हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 को क्रॉस करती है तो वो हमारी मीडियन वाली क्लास कहलाई जाती है, ठीक है। तो वो हमारी मीडियन क्लास होती है। उससे ऊपर वाला हमारा जो होता है वो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास होती है, L की वैल्यू। n हमें पता ही है, CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन CF हमें बिफोर लेना होता है, मतलब मीडियन क्लास जो है ना उससे पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें लेनी होती है फॉर्मूले में, ठीक है। और H होता है हमारा क्लास इंटरवल कितना बड़ा है, उसकी लेंथ क्या है, रेंज क्या है, ठीक है। वो जो उनका गैप है वो हमारा H हो गया। फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 24 उस क्लास की। अब हम अपने फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। 40 प्लस ब्रैकेट में 34 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 24 होल इनटू में 20, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 47.5 आएगी। देखो ऐसे क्वेश्चन ना डिफिकल्ट नहीं होते, इनसे डरना नहीं है, बस आपको वो फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको वो फॉर्मूले याद हैं तो आप इन क्वेश्चन को ईजिली कर लोगे और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If A and B are two events such that P A union B is equals to 3/4 into P A intersection B। अब हमें यह बताना है कि A और B जो है वो दो सेट है, वो किस तरीके के इवेंट को बना रहे हैं। यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, डिपेंडेंट है या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इसके लिए आपको सेट थ्योरी का एक कॉन्सेप्ट होता है वो समझना पड़ेगा कि किसी भी दो सेट के यूनियन का हमेशा, यूनियन जो होता है ना वो हमेशा उसकी वैल्यू इंटरसेक्शन से ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जो ए और बी, एग्जांपल ले रहे हैं, ए और बी का इंटरसेक्शन होगा वो ए यूनियन बी में ऑलरेडी इंक्लूड होगा, ठीक है। यानी कि इंटरसेक्शन जो होता है ना वो यूनियन का सबसेट होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो दिखा रखा है इन्होंने, इस हिसाब से जो यूनियन की वैल्यू है, मतलब पी ए यूनियन बी जो है वो इंटरसेक्शन की वैल्यू से छोटा है, जो कि इम्पॉसिबल है, वो हो नहीं सकता। ये तब तक नहीं हो सकता जब तक इंटरसेक्शन ज़ीरो ना हो, और इंटरसेक्शन अगर ज़ीरो है तो वो दोनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब दोनों अलग अलग सेट है, उनमें कुछ भी सेम नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या करना होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होना चाहिए, ठीक है। हम कहेंगे कि दोनों सेट जो है वो इंडिपेंडेंट है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने के लिए क्या होना होता है कि जो दोनों सेट का इंटरसेक्शन है वो ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। बस फ्रेंड्स, here on this channel you will get easy explanation of tough concepts of maths, smart shortcuts and exam oriented questions which will directly improve your score। मेरा फोकस है आपको अच्छे से समझा के पढ़ाना, ठीक है, लॉजिक के साथ सॉल्व करना सिखाना, प्रेशर में भी आपकी एक्यूरेसी बनी रहे, वो मेंटेन रहे, उस चीज़ को इंश्योर करना और सही गाइडेंस प्रोवाइड करना। If you are seriously preparing for SSC CGL mains, CHSL or any government exam, then this channel is perfect for you. That is all for this video. We will continue with this types of questions so that you will have a good practice for mathematics till your CGL mains. Thank you so much for watching. Please like and share this video and subscribe to the channel for more such videos. Thank you.